नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। यूपी के बदायूं में 2 बच्चों की निर्मम हत्या के मामले में एक नया अपडेट सामने आया है। हत्या करने वाले मुख्य आरोपी साजिद मुठभेड़ में मारा गया था, जिसके बाद उसके भाई जावेद को बरेली से गिरफ्तार कर लिया गया। अब जावेद को सीजेएम कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई होगी। तो मुठभेड़ में बदायूं डबल मर्डर का एक आरोपी एनकाउंटर में ढेर हो गया था, मुठभेड़ में मारा गया था, जबकि दूसरे आरोपी को पुलिस ने बरेली से गिरफ्तार किया था, जिसको आज कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके खिलाफ अब आगे की कार्रवाई होगी। तो बदायूं में 2 बच्चों की निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस तुरंत एक्शन में आई और तभी से आरोपी की दबिश देने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। और इस दौरान एक आरोपी की पुलिस से मुठभेड़ हुई और उस मुठभेड़ में पुलिस ने एक आरोपी को ढेर कर दिया था, जबकि उसका भाई मौके से फरार हो गया था। जिसके बाद पुलिस लगातार आरोपी के भाई की तलाश कर रही थी और इस मामले में पुलिस ने अब दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्हें इंसाफ चाहिए। जिस तरीके से उनके बच्चों की निर्मम हत्या की गई है, उसी तरीके से अब आरोपियों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए, ताकि उनको एक सबक मिले और अपराधियों में कानून को लेकर एक डर बन सके। तो सीजेएम कोर्ट में आज आरोपी जावेद पेश हुआ है। जावेद को बरेली से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जावेद का कहना है इस हत्याकांड में उसका कोई हाथ नहीं है, हत्याकांड में वो शामिल नहीं था, वो निर्दोष है और वो पुलिस के पास सरेंडर करने के लिए ही आ रहा था, लेकिन माहौल को देखते हुए वो दिल्ली से बरेली आ गया था। पुलिस ने इस दौरान उसको गिरफ्तार कर लिया है। अब पुलिस आगे उसके खिलाफ कार्रवाई में जुटी हुई है। तो बदायूं डबल मर्डर केस में ये बड़ा अपडेट सामने आया है। पुलिस आज दूसरे आरोपी जावेद को कोर्ट में पेश करेगी। कोर्ट में पेश किया गया है दूसरे आरोपी जावेद को, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी जावेद को हिरासत में ले लिया है और अब उससे पूछताछ की जाएगी और उसके बाद पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई करेगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बदायूं से हमारे संवाददाता सौरभ पाल जुड़ गए हैं। सौरभ, बदायूं डबल मर्डर केस में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। एक आरोपी पहले ढेर हो चुका था एनकाउंटर में और दूसरे आरोपी को गिरफ्तार कर आज कोर्ट में पेश किया गया है। क्या कुछ सुनवाई के दौरान देखने को मिला है और आरोपी को पुलिस ने अब हिरासत में लेकर आगे क्या कार्रवाई करेगी? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि पूरा मामला जनपद बदायूं का है। यहाँ पे आज जो जावेद आरोपी था उसके लिए पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जी, न्यायिक हिरासत में पूछताछ में क्या कुछ सामने आया है? अब तक जावेद से जितनी पूछताछ पुलिस की हुई है उसमें कबूल की है उसने हत्या की बात, क्योंकि मीडिया के सामने जब वो आया था तो उसने कहा था कि वो इस मामले में निर्दोष है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ था उसके बाद में पुलिस उसके बाद मार्केट में आई। उसके बाद लगातार पुलिस ने अभी तक जो आरोपी है उसको मीडिया के सामने नहीं लाया गया है। वो लगातार पुलिस मामले में इसको दबाती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं पुलिस के कल आपने एसएसपी बदायूं का जो प्रेस वार्ता की थी, कहीं ना कहीं उसमें भी सवाल खड़े हो रहे थे कि तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। जी सौरभ, इस पूरे मामले में जो पीड़ित परिवार है वो लगातार इंसाफ की मांग कर रहा है और कहा जा रहा है, पीड़ित की मां का कहना है कि जिस तरीके से उनके बच्चों की निर्मम हत्या की गई है उसी तरीके से आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। जी बिल्कुल, आपको बता दूं ये पूरा मामला जिस तरह से सामने आया था उसके बाद में कल पीड़ित परिजन के जो पीड़ित परिवार है उससे बात हुई थी। वो उसका कहना है कि हमें न्याय मिलना चाहिए इसमें और सच्चाई सामने आनी चाहिए कि आखिर मर्डर 2 बच्चों का क्यों किया गया। अभी तक कोई ऐसी सच्चाई सामने नहीं आई है। पुलिस तमाम तरह की झोल इसमें लगातार सामने आ रहे हैं। अभी देखना होगा किस तरह से इसमें सच्चाई सामने आती है। सौरभ, इस मामले में सियासत भी खूब हो रही है। कई नेताओं के अलग अलग बयान सामने आए हैं। क्या विपक्षी नेताओं में से किसी ने भी पीड़ित परिवार से मिलने की कोशिश की है अब तक? जी बिल्कुल, आपको बता दूं भारतीय जनता पार्टी से लेकर सभी तमाम नेता मिलते हुए नजर आ रहे हैं। कल बदायूं से जो 85 है शिवपाल यादव, उनके पुत्र जो आदित्य यादव, अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की तरफ से मिलने पहुंचे थे। परिवार को उन्हें पूरी सांत्वना दी। उन्होंने कहा कि परिवार के हम साथ हैं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी होती है हम हर वक्त आपके साथ खड़े हैं। क्या प्रशासन की तरफ से किसी तरीके की आर्थिक मदद की पेशकश की गई है पीड़ित परिवार के लिए?
जी बिल्कुल आपको बता दूं, अभी तक कोई ऐसी मदद की बात सामने नहीं आई है। अब जैसा भी होगा, देखो अधिकारी अपनी जांच में लगे हुए हैं, जैसा भी उच्च स्तरीय जांच के बाद में मजिस्ट्रेटी जांच बैठी हुई है, उसके बाद में जो भी आगे की कार्रवाई की जाएगी, उसके बाद में जो भी होगा वो सामने आएगा। सौरभ, पुलिस के आला अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, आगे इस मामले में किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी आरोपी जावेद के खिलाफ? मैं आपको बता दूं, पुलिस कप्तान बदायूं का कहना है कि जब अभी और हम जांच कर रहे हैं, इरादत के लेने के बाद में और जांच की जाएगी। वहीं बात करें तो कल बदायूं का साफ कहना था कि इस तरह से कि वो जिस तरह से ये घटना हुई है, एक पहले से उसके लिए कोई बीमारी हुआ करती थी, बीमारी की वजह से ये घटना हुई है कि वो अग्रेसिव हुआ करता था ही। बिल्कुल सौरभ, देखना होगा पुलिस किस तरीके से आगे कार्रवाई करती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया। कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है, केशव प्रसाद मौर्य का ये कहना है। उनका कहना है कि उनके नेता राहुल गांधी जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव में सब कुछ तय हो जाएगा। श्री राहुल गांधी, देखिए मैं कांग्रेस को कहता हूं कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की अम्मा है। केजरीवाल जी की हालत ये थी कि चोरी और सीनाजोरी। चुनाव में जो कांग्रेस पूरे देश के अंदर पराजय के कगार पर खड़ी है, वह कांग्रेस के सरदार श्री राहुल गांधी जी जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका फैसला तो लोकसभा चुनाव 2024 में हो जाएगा, जब कांग्रेस का सोपड़ा साफ होगा, फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार बनेगी। भ्रष्टाचार एक दानव है, इस देश को विकसित देश नहीं होने दिया। भ्रष्टाचार इस देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। इस भ्रष्टाचार ने जैसे एक शिष्टाचार का रूप धारण कर लिया कि जैसे पैसा लेकर के कोई काम करना या सत्ता में रह करके रिश्वतखोरी करना अधिकार लोगों ने समझ लिया था। मथुरा में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस मुठभेड़ में अंतर्राज्यीय ट्रैक्टर चोर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पुलिस की आत्मरक्षार्थ फायरिंग में आरोपी घायल हो गया। बदमाश के पास से चोरी की एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा और कुछ कारतूस मिले हैं। मेयो बदमाश है जो हमारा कोतवाली से वांटेड था। ये इस पर 25,000 के नाम यहाँ जनपद मथुरा से है और 10,000 के नाम वहाँ से है, आगरा से है। इसकी सूचना आज प्राप्त हुई थी कि ये हाईवे क्षेत्र से यहाँ गोदाम जो हमारा माल गोदाम साइड में आ रहा है, इस पर पुलिस ने गाड़ाबंदी की थी। पुलिस, कोतवाली पुलिस ने और एसओजी पुलिस ने उनके संयुक्त ऑपरेशन में इसको आज। खबर सीतापुर से है, जहां पर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी नेता आजम खान से मिलने सीतापुर पहुंचे। उनकी ये मुलाकात लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखी जा रही है। सूत्रों की माने तो वो रामपुर की सीट पर भी आजम खान से चर्चा कर सकते हैं। मुलाकात के बाद पूर्व विधायक अनूप गुप्ता से मुलाकात कर सकते हैं, जो हाल ही में सपा के राष्ट्रीय सचिव बनाए गए हैं। तो आज अखिलेश यादव आजम खान से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है, उसमें कहा जा रहा है लोकसभा चुनावों को लेकर आजम खान से अखिलेश यादव की ये मुलाकात है। हो सकता है आजम खान लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरें। फिलहाल देखना होगा इस मुलाकात के बाद क्या कुछ राजनीति सामने आती है। फिलहाल चर्चा यही है कि आजम खान से लोकसभा चुनावों को लेकर अखिलेश यादव मिलने पहुंचे थे। अमरेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमरेंद्र, अखिलेश यादव आजम खान से मिलने आज पहुंचे थे, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? किस परिप्रेक्ष्य में उनकी ये मुलाकात हो सकती है? बिल्कुल, देखिए जैसी जानकारी है, अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं सीतापुर। उनका विजुअल आया है, उनकी गाड़ी जो है जेल के गेट तक पहुंची है, वो उतरे हैं। हालांकि मीडिया ने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। मीडिया से उन्होंने अभी फिलहाल बात नहीं की है। ऐसी उम्मीद है कि कुछ देर में आजम खान से मुलाकात करने के बाद वो जेल से निकलेंगे और फिर वो उनकी पार्टी से पूर्व विधायक रहे अनूप गुप्ता, जो कि सीतापुर के समाजवादी पार्टी के बड़े लीडर हैं, उनके यहाँ जब जाएंगे तो संभवतः वो प्रेस वालों से बातचीत करेंगे और हो सकता है अपनी आजम खान से मुलाकात जो उनकी होगी उसके बारे में कुछ चर्चा करें।
लेकिन अनुमान ये लगाया जा रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव सर पर है जी। और समाजवादी पार्टी का जो मूल वोटर है उसमें MY उसको कहा जाता है, मुस्लिम और यादव उसको कहा जाता है। और आजम खान मुस्लिम वर्ग के एक बड़े नेता रहे हैं, रामपुर से कई बार विधायक रहे हैं वो, और मुलायम सिंह यादव के समय के नेता रहे आजम खान। तो ऐसे में रामपुर और अगल बगल में मुरादाबाद और उसके अलावा संभल जैसी सीटें जो है, जो कि मुस्लिम वो मतदाता जहाँ पर बड़ी संख्या में है, उनके संबंध में वो आजम खान से सलाह भी कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं पिछले लंबे समय से, क्योंकि आजम खान से उनकी मुलाकात नहीं हुई थी और आजम खान जेल में है, लगातार एक के बाद एक मुकदमा उनके ऊपर खुलता जा रहा है और उनको अलग अलग मुकदमों में सुनवाई होने के बाद उनको सजा भी उनकी बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में मैसेज पॉलिटिक्स जो है आजम खान से मिलने की अखिलेश यादव की, फिलहाल अखिलेश यादव सीतापुर जेल में आजम खान से मुलाकात कर रहे हैं। पूजा अमरेंद्र, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है उसमें कहा जा रहा है लोकसभा चुनावों को लेकर अखिलेश यादव आजम खान से मुलाकात कर रहे हैं। ऐसे में जिस तरीके से रामपुर में उपचुनाव हुए थे और जनता ने उनको नकारा था, क्या लग रहा है लोकसभा चुनावों में किस तरीके से अखिलेश यादव के काम आ सकते हैं आजम खान? क्या चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी हो सकती है आजम खान को लेकर? देखिए, राजनीति में सभी पहलुओं को देखा जाता है और राजनीति में सभी कील कांटे दुरुस्त रखे जाते हैं। अखिलेश यादव भी, क्योंकि उनके पिता उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, वो खुद 1 बार मुख्यमंत्री पूरे कार्यकाल रहे हैं, तो राजनीति कहीं न कहीं समझते हैं, वो जितनी समझते हैं। और उसके तहत में लगता है कि मौजूदा वक्त में, जबकि भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक अलग वर्ग की बड़ी पसंदीदा पार्टी बन चुकी है, तो ऐसे में मुझे उम्मीद है कि आजम खान से मिलने के बाद जो मैसेज पॉलिटिक्स के तहत जो संदेश जाएगा उसका शायद उनको लाभ मिले। और अपनी इसी नीति के तहत वो मिलने आजम खान से गए हैं। और ये भी सही है कि रामपुर, मुरादाबाद और संभल और उसके अलावा मेरठ जैसी जो सीटें पश्चिम की हैं या बुंदेलखंड है या रोहिलखंड रीजन की हैं, इन पर कहीं न कहीं मुस्लिम मतदाता बड़ी संख्या में है और उसका प्रभाव है। और आजम खान एक बड़े नेता रहे उस क्षेत्र में। बिल्कुल अमरेंद्र, आजम खान बड़े नेता रह चुके हैं समाजवादी पार्टी के। ऐसे में कहीं ना कहीं उनके चेहरे को लेकर अखिलेश यादव आश्वस्त हैं कि कहीं ना कहीं MY वोटर को साधने की एक कोशिश हो सकती है। जिस तरीके से बीजेपी भी आरोप लगा रही है कि एक सहानुभूति वोट आजम खान के जरिए अपने पक्ष में अखिलेश यादव करना चाहते हैं, इन बातों में कितनी सच्चाई नजर आती है? देखिए, अखिलेश यादव की जो पॉलिसी है अब तक जो दिखाई पड़ा है उसके तहत वो बहुत ज्यादा आजम खान से करीब भी दिखना नहीं चाहते और पूरी तरह आजम खान से दूर भी दिखना नहीं चाहते। अखिलेश यादव बहुत ज्यादा करीब अगर दिखते होते तो आजम खान के कई मामले बीच बीच में आते रहते हैं, उन पर अखिलेश यादव विपक्ष के नेता वाला कड़ा रुख अपना सकते थे, लेकिन ऐसा वो लगातार करते नजर नहीं आए। लेकिन अब जबकि चुनाव है सर पे और ऐसे में एक मैसेज देने की आवश्यकता है, तो आजम खान जो कि एक ब्रांड लीडर रहे हैं मुस्लिम मतदाताओं के, बड़े लीडर रहे मुस्लिम मतदाताओं के, आज उनकी जो पुरानी राजनीति के तहत जो कुछ उनसे आप कह सकते हैं कि जो भी कार्य उनके टाइम। अमरेंद्र, यहाँ पर एक सवाल और उठता है कि अखिलेश यादव को लेकर जिस तरीके से आजम खान की नाराजगी भी कई बार सामने आई है, ऐसे में क्या लग रहा है आजम खान को मनाने की कोशिश जो अखिलेश यादव की तरफ से हो रही है वो इसी संदेश के जरिए कि अखिलेश यादव आजम खान के साथ हैं, चूंकि वो कानूनी सजा भोग रहे हैं इसीलिए वो बीच में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, उनकी किसी तरीके की कानूनी मदद नहीं कर सकते हैं, लेकिन वोट बैंक को साधने की कोशिश वो पूरी कर रहे हैं। की कोशिश हर राजनेता करता है और अखिलेश यादव भी यही कोशिश कर रहे हैं। अब अखिलेश यादव और आजम खान के बीच में जो बातचीत होगी वो तो जेल में होगी और जेल में उस दौरान केवल जेल ऑफिसर जो है ऑफिसर ही मौजूद रहेंगे और जेल ऑफिसर जो है राजनीतिक बातों को अपने बयान में कहने वाले नहीं है। तो अखिलेश यादव से हमें उम्मीद है कि वो बहुत जल्द बाहर आकर जो अनूप गुप्ता के यहाँ उनकी दूसरी बैठक है उसमें आकर के मीडिया कर्मियों के सामने खुलासा करेंगे कि क्या कुछ आजम खान से उनकी बात हुई है और उसके बाद साफ होगा कि आजम खान को लेकर के अखिलेश यादव की जो बातचीत है उसके तहत आजम खान कितने महत्वपूर्ण समाजवादी पार्टी के लिए और कितनी कुछ राय आजम खान से ली जाती है। पूजा, लेकिन नाराजगी की जो खबरें सामने आती है उसमें क्या आजम खान अखिलेश यादव की किसी तरीके की कोई मदद करते हुए लोकसभा चुनावों में दिख सकते हैं, क्योंकि जेल के अंदर भी वो बंद है अभी? बिल्कुल पूजा, जैसे मैंने पहले ही कहा है कि अखिलेश यादव
की जो पॉलिटिक्स है उसके तहत न तो वो आजम खान से बहुत करीब नजर आना चाहते हैं और न वो उनसे पूरी तरह दूर नजर आना चाहते हैं। करीब नजर शायद इसलिए नहीं आना चाहते क्योंकि वो पूरी तरह बहुत ज्यादा मुस्लिमों के ही साथ है। समाजवादी पार्टी ऐसा नहीं दिखाना चाहते हैं कि बिना हिंदू वोटरों के समाजवादी पार्टी जो है वो सरकार बनाने की स्थिति में कभी नहीं आएगी। और ऐसे में अखिलेश यादव पूरी तरह आजम खान के पक्ष में खड़े भी दिखाई नहीं पड़ते और उनसे दूर भी दिखाई नहीं पड़ते। तो मैं आप कह सकते हो एक मैसेज पॉलिटिक्स है जिसके तहत अखिलेश यादव। बिल्कुल अमरेंद्र, वोटों की राजनीति है और राजनेता जानते हैं किस तरीके से वोट बैंक को अपने पक्ष में किया जा सकता है। अब देखना होगा आजम खान से अखिलेश की यह मुलाकात आगे राजनीति में क्या कुछ नए मोड़ लेकर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। तो देश में आम चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू है। इसके साथ ही आने वाले होली, रमजान और ईद के त्योहारों को लेकर यह सबसे बड़ी चुनौती है सुरक्षा व्यवस्था कायम रखना। एडीसीपी विजयेंद्र द्विवेदी ने टीवी 27 से खास बातचीत की। वहीं उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। पूरे देश में आम चुनावों को लेकर आचार संहिता लग चुकी है। लगातार जो आने वाला समय है वो त्योहारों का है। होली आने वाली है, रमजान का महीना चल रहा है, ईद का त्योहार है। सबसे बड़ी चुनौती हो जाता है पुलिस के लिए कि सुरक्षा व्यवस्था कैसे बनाई जाए। कानपुर कमिश्नरेट में हमारे साथ मौजूद हैं डीसीपी विजय द्विवेदी जी। सर, सबसे बड़ी चुनौती पुलिस के लिए है क्योंकि आम चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई, आचार संहिता लग चुकी है और लगातार अब त्योहार है। किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद रहेगी कि सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से सुचारू रूप से चलेगी, क्या तैयारी की कानपुर कमिश्नरेट में? चुनाव के दृष्टिगत चुनाव के जो बूथ हैं, पोलिंग बूथ हैं, मजरे हैं, उनको चिन्हित किया गया है, खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है और पुलिस शरारती तत्वों पे चुनाव को प्रभावित करने वाले लोगों के लिए अलग अलग दस्ते बने हुए हैं। हमारे नाके सक्रिय हैं। एसटीटी की स्टैटिक टीम जो है वो जगह जगह चेकिंग हो रही है। बॉर्डर पे जो है जिलों के बॉर्डर, जैसे कानपुर देहात का बॉर्डर है, इधर उन्नाव का बॉर्डर है और जगहों पे जो भी बॉर्डर है उस पर चेकिंग की जा रही है। फ्लाइंग स्क्वाड भी सक्रिय है। आदर्श आचार संहिता का नियमों का पालन कराया जा रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि कल्याणपुर में चेकिंग के दौरान कैश भी बरामद हुआ था। फ्लाइंग स्क्वाड के द्वारा बरामद करके उस पर कार्रवाई की गई थी और सारी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। हमारे पास सेंट्रल पैरा मिलिट्री फोर्स भी आ गई है और उनकी भी द्वारा भी वल्नरेबल मजरों, गाँव, क्रिटिकल बूथों का भ्रमण कर लोगों में विश्वास पैदा किया। बहुत सारी एजेंसियों ने और उद्योगपतियों ने आगे आकर के कैमरे लगाने के लिए जो है सहमति दी है और कई लोग लगा भी रहे हैं। इससे कोई भी अपराधी या कोई भी घटना करके इधर उधर भागने वाला और तत्काल पकड़ में आता है। कई घटनाएं ऐसी हुई कानपुर कमिश्नरेट में जिसके बारे में आप लोग जानते हैं। हमारे यहाँ भी शिवराजपुर में भी एक बच्चे को उठा ले गए थे, लेकिन कैमरे की मदद से उसको ट्रेस करके 3-4 घंटे में ही उसको बच्चे को बरामद कर लिया गया था। और ऐसी कई घटनाएं जो होती हैं छिनैती की, लूट की, उसमें भी जो है कैमरे की मदद से प्रभावी कार्रवाई हो रही है और ऑपरेशन त्रिनेत्र के माध्यम से वो हम लोग जो है पुलिस को काफ़ी सहयोग मिल रहा है, जनता का भी सहयोग मिल रहा है, जिससे जो है इसके परिणाम आने लगे हैं। ये थे हमारे साथ एडीसीपी विजयेंद्र द्विवेदी जी, जिन्होंने साफ तौर बताया किस तरह से जो आचार संहिता है उसका भी पालन कराया जाएगा। जो त्यौहार हैं आने वाले होली, रमजान, ईद, उनको भी किसी तरह से सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे, किस तरह कानपुर कमिश्नरेट टीम तैयार है। ऑपरेशन सुदर्शन और ऑपरेशन त्रिनेत्र सुचारू रूप से काम कर रहे हैं और वो पूरी तरह से पुलिस और आम जनता का सहयोग कर रहे हैं। कैमरा पर्सन शिवम के साथ आशीष तिवारी, टीवी 27 कानपुर। कानपुर में तेज रफ्तार से आ रही बस पलटने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में कई लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में पहुंचाया। बता दें कि बस शहर के कोपरगंज इलाके से निकलकर शाहदुल्ला नगर के लिए निकली थी, जहां पर अचानक से तेज रफ्तार होने के चलते बस फिसलकर पलट गई। औरैया में श्रद्धालुओं से भरी बस पलटने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में लगभग 2 दर्जन बस सवार श्रद्धालु घायल हो गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों की मदद से घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। पूरी घटना औरैया जनपद के बेला दिबियापुर मार्ग नुनारी मोड़ के पास की है।
रायबरेली में भी एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां पर एक बुजुर्ग को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बुजुर्ग की मौत हो गई। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। सूचना पर पुलिस पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। फरार अज्ञात वाहन की तलाश में जुट गई है। जौनपुर में पुलिस टीम के साथ चेकिंग के दौरान हुई पुलिस मुठभेड़ में शातिर अपराधी राजेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान पुलिस ने आत्मरक्षार्थ फायरिंग के दौरान आरोपी घायल हो गया। आरोपी के कब्जे से देशी तमंचा, कारतूस और अन्य सामान बरामद हुए हैं। पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर के कुशल नेतृत्व में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए गए अभियान के क्रम में आज सायंकाल लगभग 7:30 बजे थाना प्रभारी मछलीशहर एवं तेजी बाजार की संयुक्त पुलिस टीम के द्वारा एक महत्वपूर्ण सूचना के आधार पर थाना मछलीशहर क्षेत्र में बारी पुल के पास चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 संदिग्ध लोग पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस टीम के द्वारा रोकने पर भागते हुए बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। मुजफ्फरनगर में चेकिंग के दौरान कार सवार 3 लाख रुपए पुलिस ने जब्त किया है। लोकसभा चुनावों को लेकर चेकिंग चल रही है। पुलिस को फुरकान के संतुष्ट जवाब न मिलने पर उसकी तलाशी ली, जहां उसके पास से 3 लाख रुपए मिले हैं। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है कि आरोपी के पास इतने रुपए कहां से आए और किस लिए वो इन पैसों को लेकर कहां जा रहा था। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए TV 27 न्यूज के साथ।